अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है nth ऑर्डर रिएक्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा, हमने ज़ीरो ऑर्डर पढ़ा, हमने फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा, हमने क्वेश्चंस किए और हमारे क्वेश्चंस फर्स्ट ऑर्डर से ही ज़्यादा आएंगे। तो जो भी क्वेश्चन मैंने बोला था, जो भी क्वेश्चन आपको दिखेगा बुक पे, वो आप खुद से सॉल्व कर लेना। तो आज हम पढ़ेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन। वो nth ऑर्डर रिएक्शन क्यों पढ़ेंगे, उसके पीछे एक रीज़न है, जो रीज़न मैं लास्ट में बोलूँगा। तो फिलहाल आज का टॉपिक जो मेरा होगा वो होगा nth ऑर्डर रिएक्शन। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज nth ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि कोई भी ऑर्डर। हमने 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, अब तो मुझे पता है कि ऑर्डर कैन बी एनीथिंग। हमने ऑर्डर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी 0, इट कैन बी फ्रैक्शनल, इट कैन बी एनीथिंग एक्सेप्ट एन इमेजिनरी नंबर। तो अब देख लो, 0 भी पढ़ा, 1 भी पढ़ा, फिर 2, फिर 3, फिर 4 या -1, -2, -3। अब हर एक की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन तो नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए हम क्या पढ़ेंगे, एक जनरल ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका हम नाम रखेंगे nth ऑर्डर रिएक्शन। nth ऑर्डर रिएक्शन कैन बी एनी ऑर्डर रिएक्शन, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हम लोगों ने पढ़ा, जैसे हम पढ़ रहे थे लेट ए गिव्स प्रोडक्ट्स, वही मैं करने जा रहा हूं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेट ए गिव्स प्रोडक्ट्स बी एन nth ऑर्डर रिएक्शन, बी एन nth ऑर्डर रिएक्शन। लेट ए गिव्स प्रोडक्ट्स बी एन nth ऑर्डर रिएक्शन। अभी जीरो ऑर्डर में हम क्या पढ़ रहे थे, लेट ए गिव्स प्रोडक्ट्स बी ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा, लेट ए गिव्स प्रोडक्ट्स बी ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब nth ऑर्डर में क्या पढ़ रहे हैं, लेट ए गिव्स प्रोडक्ट्स बी एन nth ऑर्डर रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, वैसे ही जैसे हम पढ़ रहे थे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट किसके बराबर आएगा, रेट आएगा के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। और इस रेट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डी टी, इट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन। अगर आपको याद होगा, हम एग्जैक्टली यही कर रहे थे। जीरो ऑर्डर में यहाँ पे n के बदले 0 आया था, फर्स्ट ऑर्डर में n के बदले 1 आया था, सेकंड ऑर्डर में n के बदले 2 आएगा, थर्ड ऑर्डर में n के बदले 3 आएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब देख लो, यहाँ पे मैंने बोला था कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जहाँ पे भी आएगा, अपनी कन्वीनियंस के लिए के हिसाब से हम उसको c लिखेंगे। तो वो आएगा माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी टू द पावर एन, के सी टू द पावर एन। तो इसका नाम हम रखेंगे इक्वेशन 1, वैसे ही जैसे हमने जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था। अब अगर हम इसका नाम इक्वेशन 1 रख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन को कहलाएगी, शाबाश, क्या आप लोग रिपीट करोगे क्योंकि आप लोगों को पता है। अब इसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, ऑफ nth ऑर्डर, या nth ऑर्डर भी अगर कोई पढ़ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देख लो, हमने क्या पढ़ा, हमने, मैं यहाँ पे जो आपको कॉपी पे नहीं लिखना है, हमने पढ़ा माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के, ये हमने जीरो में पढ़ा। अब देख लो, जीरो में n का वैल्यू पुट कर लो 0, क्योंकि nth ऑर्डर इज एनी ऑर्डर। अगर मैं n का वैल्यू पुट करूंगा 0, c टू द पावर 0 क्या बनेगा, c टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो ये बनेगा k इंटू 1 इज k, बन गई ना जीरो ऑर्डर की इक्वेशन। अब देख लो, फर्स्ट ऑर्डर में हमने क्या पढ़ा, माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी। अब मुझे बोलो, ये बनेगी फर्स्ट, ये है जीरो ऑर्डर के लिए, ये है किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब देख लो, n का वैल्यू 1 पुट कर लो तो बनेगा ना के सी। अब आपको अगर कोई बोलेगा कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोलो, तो माइनस डी सी बाई डी टी हम हमेशा अब यही याद रखेंगे, इज इक्वल टू के सी टू द पावर, सेकंड ऑर्डर में n का वैल्यू क्या आएगा, 2। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थर्ड ऑर्डर में n का वैल्यू क्या, 3, तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी क्यूब। टेंथ ऑर्डर में माइनस डी सी बाई डी टी इज इक्वल टू के सी टू द पावर 10। तो किसी भी ऑर्डर के लिए जो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनेगी वो बनेगी माइनस डी सी बाई डी टी, इट इज इक्वल टू के सी टू द पावर n। अब देख लो, अब देख लो, यहाँ पे हम ग्राफ बनाते थे जीरो ऑर्डर में, अगर आपको याद होगा, माइनस डी सी बाई डी टी, यानी कि जिसको हम रेट बोलते थे, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ आता था ऐसे। फर्स्ट ऑर्डर में रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ आता था, ये कॉन्सेंट्रेशन, ये माइनस डी सी बाई डी टी, ये ग्राफ आता था ऐसे। अब देख लो,
यहाँ पे याद रखना। अब देख लो, माइनस इसका ग्राफ अगर मुझे बनाना होगा तो इसका ग्राफ मैं ऐसे बनाऊंगा कि ये है माइनस dc/dt, जिसको हम रेट बोलते हैं इस एक्सीस पे, और इस एक्सीस पे मैं क्या ले रहा हूँ, कंसंट्रेशन टू द पावर n, यानी कि इस पूरे को मैं किस एक्सीस पे ले रहा हूँ, x एक्सीस पे, एंड इस पूरे को मैं किस एक्सीस पे ले रहा हूँ, y एक्सीस पे। तो ये बन गया y = mx। तो ग्राफ आ जाएगा हर एक ऑर्डर के लिए ऐसे। लेकिन जीरो ऑर्डर का तो मुझे पता है, जीरो ऑर्डर में c⁴n, यानी कि यहां जीरो ऑर्डर में ये n का वैल्यू जीरो होता है तो रेट आती है कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर को छोड़ के किसी भी ऑर्डर का ग्राफ अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे आ जाएगा। लेकिन एक डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस मैं यहां पे समझाने जा रहा हूं। तो अगेन पहले ग्राफ को समझेंगे। c⁴n को मैंने माना x एक्सिस पे, माइनस dc/dt को माना किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, ये बन गया y = mx। mx का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, और k पॉजिटिव होगा तो इसीलिए इंक्रीजिंग स्लोप। अब देख लो, जीरो ऑर्डर को छोड़ के, जीरो ऑर्डर तो मुझे आता है, जीरो ऑर्डर को छोड़ के अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ बनाना होगा तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसे होगा, माइनस dc/dt वर्सेस c⁴n, n का वैल्यू क्या है 1, तो ग्राफ आएगा ऐसे, यानी कि माइनस dc/dt वर्सेस c ग्राफ आएगा ऐसे। अब सेकंड ऑर्डर का ग्राफ अगर मुझे बनाना होगा तो सेकंड ऑर्डर का, ये है सेकंड ऑर्डर का, किस ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, माइनस dc/dt, क्या ये विजिबल है, माइनस dc/dt वर्सेस c², हाँ माइनस dc/dt वर्सेस c⁴n के बदले क्या लिखूंगा मैं, c², क्योंकि n का वैल्यू यहां पे 1 था, यहां पे 2, ग्राफ तो यही आएगा। लेकिन ये ग्राफ है माइनस dc/dt वर्सेस c, ये ग्राफ है माइनस dc/dt वर्सेस c²। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो अब देख लो, अगर मुझे थर्ड ऑर्डर के लिए ग्राफ बनाना होगा इस इक्वेशन का, तो थर्ड ऑर्डर का ग्राफ कैसे आएगा, ये है शाबाश माइनस dc/dt, ये आएगा इस एक्सिस पे c³। क्यों आएगा c³, क्योंकि c⁴n है, ग्राफ तो यही आएगा लेकिन यहां पे आ जाएगा c³। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। अगर नहीं भी आया, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप बस डायरेक्टली ये ग्राफ बना लो, दैट माइनस dc/dt, जिसका नाम हम रेट रखते हैं, वर्सेस c⁴n ग्राफ आता है ऐसे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें फिर क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जिसके लिए मैं सारा कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। वो चीज़ क्या है वो हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल अब देख लो, अब बनाएंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ज़रा आप देख लो हम कर क्या रहे थे, फिर जो हमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बनती थी हम उसको करते थे इंटीग्रेट। क्या करते थे, इंटीग्रेट। तो अब मेरा काम जो होगा वो होगा माइनस dc/dt, माइनस dc/dt इज इक्वल टू के शाबाश c⁴n, यही तो इक्वेशन बन गई। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, dc/c⁴n इज इक्वल टू माइनस k dt, dc/c⁴n। तो मैंने क्या किया, इसको इस साइड लाया, ये डिवाइड हुआ, इसको इस साइड लाया, ये मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस को भी इस साइड लाया। तो यहां पे बन गया माइनस इस साइड तो माइनस के dt, इस साइड तो माइनस के dt, ये बन गया, रह गया dc और c⁴n आ गया इधर, तो ये बन गया dc/c⁴n। अब देख लो, वैसे ही इंटीग्रेट कर लो जैसे हमें आता है, ये 0, ये c0, ये t, ये ct, अगर आपको याद होगा। अब देख लो, इस साइड तो वही बनेगा, इस साइड तो बनेगा माइनस के बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या है, t बिटवीन लिमिट्स 0 एंड t, के बाहर dt की इंटीग्रेशन है t बिटवीन लिमिट्स 0 एंड t। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, अब देख लो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, c⁻n dc, इसको क्या किया मैंने, ऊपर लिया, तो ये बन गया c⁻n dc। अब देख लो, तो x⁻n dx की इंटीग्रेशन अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी वो होती है x⁻n+1/n+1। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx इज x⁻n+1/n+1। अब इंटीग्रेशन ऑफ c⁻n dc, ये किसके बराबर होगा, c⁻n+1/n+1। अब देख लो, x⁻n, तो ये आएगा x⁻n+1, वो c⁻n का वैल्यू इस टाइम n नहीं है, -n है,
तो यह आएगा c टू द पावर माइनस n प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस n प्लस वन, बिकॉज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो इसके बदले में क्या लिखूंगा शाबाश, इसके बदले में लिखूंगा c टू द पावर माइनस n प्लस वन अपॉन माइनस n प्लस वन बिटवीन लिमिट्स, अब लिमिट भी लगाएंगे, लिमिट क्या है c नॉट एंड सी टी, बिटवीन लिमिट c नॉट एंड सी टी, बिटवीन लिमिट c नॉट एंड सी टी। अब देख लो बिटवीन लिमिट c नॉट एंड सी टी। अब सबसे पहले क्या है, यहां पे मैं इसको माइनस n प्लस वन को बाहर लाऊंगा, तो अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा c टू द पावर माइनस n प्लस वन बिटवीन लिमिट c नॉट एंड सी टी। ये टर्म कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर ला सकता हूं, इस इक्वल टू शाबाश माइनस के, और ये क्या आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट t माइनस जीरो। अब देख लो ये मैं ऐसे ही रखूंगा 1 अपॉन माइनस एन प्लस वन। अब देख लो अपर लिमिट क्या आएगा सी टी टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा सी नॉट टू द पावर माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू माइनस के टी। इट इज इक्वल टू माइनस के टी, 1 अपॉन माइनस एन प्लस वन सी टी टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू माइनस के टी। लास्ट लाइन विजिबल है। हाँ, अब क्या करेंगे हम, इस माइनस एन प्लस वन को इस साइड लाएंगे, तो ये इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी सी टी टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस सी नॉट टू द पावर माइनस एन प्लस वन c naught to the power minus n plus 1 is equal to shabash, it is equal to minus n plus 1 into minus kt। माइनस एन प्लस वन, ये माइनस एन प्लस वन को मैंने उस साइड लिया, माइनस एन प्लस वन को इस साइड लिया, तो इसको अपनी जगह बस इसको इस साइड लिया, तो ये इक्वेशन बनेगी सी टी टू द पावर माइनस एन प्लस वन माइनस सी नॉट टू द पावर माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस इंटू माइनस एन इज एन, माइनस इंटू प्लस वन इज माइनस वन। तो माइनस को जब मैंने माइनस को माइनस एन प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, इस टर्म को एंड इसके माइनस को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो माइनस इंटू माइनस एन इज प्लस एन, माइनस इंटू प्लस वन इज माइनस वन, वही मैंने लिखा एन माइनस वन, और यहाँ पे बचेगा क्या के टी। और ये जो है ये इक्वेशन जो है ये किसी भी ऑर्डर के लिए वैलिड है, इट इज वैलिड फॉर, या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूंगा 1 अपॉन, इससे बेटर है यही वाली 1 अपॉन सी टी टू द पावर एन माइनस वन माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू के टी। मैंने क्या किया, हम इसी इक्वेशन को याद रखेंगे, मैंने क्या किया, शाबाश, मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, ये सी टी टू द पावर माइनस एन प्लस वन, मुझे पता है अगर एक्स टू द पावर माइनस वन, इसको तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर, या एक्स टू द पावर माइनस टू, इसको तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ, तो एक्स टू द पावर माइनस एन प्लस वन था, तो मैंने इसको क्या किया 1 अपॉन सी टी टू द पावर माइनस एन प्लस वन के बदले क्या लिखा एन माइनस वन, यानी कि माइनस एन बन गया प्लस, प्लस वन बन गया माइनस। सिमिलरली यहां पे भी 1 अपॉन सी नॉट एन माइनस वन, तो इसको हम मानेंगे इक्वेशन 2, एंड ये इक्वेशन 2 वैलिड है फॉर एवरी ऑर्डर, इट इज वैलिड फॉर every order, it is valid for every order except, it is valid for every order except फर्स्ट ऑर्डर, इट इज वैलिड फॉर एवरी ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। ये इक्वेशन हर एक ऑर्डर के लिए वैलिड है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड क्यों नहीं है वो भी हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम फिर से डेरिवेशन पे आ जाएंगे, और डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी nth ऑर्डर की डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं डेराइव क्यों कर रहा हूं, सच दैट आपको ये पूरा पता चले कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड क्यों नहीं है। यहां से हम और क्या, हम यहां से मुझे क्या क्या चाहिए वो सब देखने के लिए। अब देख लो, मेरे पास डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बन गई थी ये, तो मैंने क्या किया, dt को इस साइड लिया, c टू द पावर n को इस साइड लाया, और माइनस को भी इस साइड लिया, तो ये बन गया dc अपॉन c टू द पावर n इज इक्वल टू माइनस के dt। इंटीग्रेट किया 0t c नॉट ct जैसे मैं करता था। अब देख लो x टू द पावर माइनस n, ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर माइनस n dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है x टू द पावर माइनस n प्लस
+1 अपॉन -n+1। अब क्या है, x के बदले c, तो इसका मतलब यहाँ पे भी c आ जाएगा, वही मैंने लिखा c टू द पावर -n+1 अपॉन -n+1 बिटवीन लिमिट ct एंड c0 माइनस के dt की इंटीग्रेशन है t बिटवीन लिमिट 0 एंड t। इसको मैंने बाहर निकाला, इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किया, इसको इस साइड लिया एंड लास्ट में जो इक्वेशन बन गई वो ये बन गई। नाउ द क्वेश्चन इज सर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड क्यों नहीं है, ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इस n का वैल्यू होता है 1। फर्स्ट ऑर्डर में ये इक्वेशन बनती है dc अपॉन c, और dc अपॉन सी की इंटीग्रेशन है ln x। ये फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई की, ये फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई की, ये वैलिड है हमेशा। x टू द पावर, हाँ, x टू द पावर n dx का वैल्यू होता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये वैलिड है हमेशा, ये वैलिड है हमेशा। या x टू द पावर माइनस n dx की इंटीग्रेशन x टू द पावर -n+1 अपॉन -n+1, ये वैलिड है हमेशा, लेकिन नॉट व्हेन n इज इक्वल टू 1। ये वैलिड तब नहीं है जब n का वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि जब मैं n का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करूंगा, अगेन रिपीटिंग दैट, अगेन रिपीटिंग, मैं मतलब क्या बता रहा हूं, यहां पे मैं मिटाऊंगा, ये आपने लिखा होगा। अब देख लो, मैं पूरा बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। मैंने फॉर्मूला ये यूज की, x टू द पावर -n dx इज इक्वल x टू द पावर -n+1 अपॉन -n+1। ये वैलिड है हमेशा, लेकिन व्हेन n इज इक्वल टू 1 ये वैलिड नहीं है। x टू द पावर -n, n नहीं है, -n, मेरे पास c टू द पावर -n था, तो x टू द पावर -n dx की फॉर्मूला ये है, लेकिन ये वैलिड क्या है, ये वैलिड हमेशा है, लेकिन व्हेन n इज इक्वल टू 1 ये वैलिड नहीं है। सर क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि ये बनेगा x टू द पावर -1 dx और ये बनेगा 1 अपॉन x dx, और 1 अपॉन x dx की इंटीग्रेशन होती है ln x। ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में नहीं होती है। जब x का वैल्यू यहाँ पे 1 डालेंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x, जो फर्स्ट ऑर्डर में हमें आता है। अगर आपको याद होगा तो हम लिखते थे ln c पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते थे। तो हमेशा याद रखोगे कि जो फॉर्मूला मैंने यहां पे अप्लाई की वो वैलिड है हर एक ऑर्डर के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं। इसलिए आगे जो भी इक्वेशन बनेगी वो वैलिड है हर एक ऑर्डर के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जो फाइनल इक्वेशन जो मुझे चाहिए, मैं अगेन बोल रहा हूं कि यहां पे बिल्कुल भी मतलब इसकी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लो, जीरो ऑर्डर तो मैंने पढ़ा है। जीरो ऑर्डर की इक्वेशन क्या है? जीरो ऑर्डर की इक्वेशन अगर आपको याद होगा, जीरो ऑर्डर की इक्वेशन है शाबाश ct इज इक्वल टू शाबाश -kt प्लस c0। अगर याद होगा तो हम देखेंगे क्या आप, सर आपने तो बोला इट इज वैलिड फॉर एवरी ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के जीरो ऑर्डर के लिए तो वैलिड है। हाँ, मैं मतलब कोशिश करूंगा ये देखने की क्या वैलिड है कि नहीं। ct टू द पावर जीरो ऑर्डर में n का वैल्यू क्या? 0 -1 अपॉन c0, n का वैल्यू क्या? 0 -1 इज इक्वल टू 0 -1 इंटू kt। बस n का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर लो। अब देख लो, ये आएगा 1 अपॉन ct टू द पावर -1 -1 अपॉन c0 टू द पावर -1 इज इक्वल टू -1 इंटू kt इज -kt। 0 -1 इज -1, 0 -1 इज -1, 0 -1 इज -1। अब इसको ऊपर लेंगे तो ये ct बनेगा, इसको ऊपर लेंगे तो ये c0 बनेगा इक्वल टू -kt। तो ct का वैल्यू क्या बनेगा? -kt प्लस c0। क्या वही इक्वेशन है जो जीरो ऑर्डर के लिए है? हाँ, तो इसलिए हम याद रखेंगे कि ये हर एक इक्वेशन हर एक ऑर्डर के लिए वैलिड है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। मैं क्रॉस चेक करूंगा, क्रॉस चेक तो मैंने किया जीरो ऑर्डर के लिए। अब आपको बोला जाएगा कि रेट इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिए बना लो, सेकंड ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बना लो। तो सेकंड ऑर्डर में n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2 कर लो, n का वैल्यू पुट 2, तो ये बनेगा 1 अपॉन ct टू द पावर 2 -1 -1 अपॉन c0 अपॉन टू द पावर 2 -1 इज इक्वल 2 -1 इंटू kt। मैंने बस n का वैल्यू 2 पुट किया सेकंड ऑर्डर के लिए। अब देख लो इक्वेशन क्या बनेगी? 1 अपॉन ct -1 अपॉन c0 इज इक्वल kt, बिकॉज 2 -1 इज 1, 2 -1 इज 1, 2 -1 इज 1, तो ये बनेगा 1 अपॉन ct तो ये बनेगी सेकंड ऑर्डर के लिए। शाबाश, सेकंड ऑर्डर के लिए।
थर्ड ऑर्डर के लिए n का वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, 10th ऑर्डर के लिए क्या पुट करेंगे 10। अब हम अलग अलग हर एक ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव नहीं करेंगे, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर मुझे आता है, उसके बाद अगर कोई भी ऑर्डर आ गया मैं ये याद रखूंगा और इसमें n का वैल्यू वही सब्स्टिट्यूट करूंगा जो मुझे क्वेश्चन में बता रहा है। आपको बोलेगा फाइंड द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ 100th ऑर्डर, तो ये है n का वैल्यू 100 पुट कर लो, जो इक्वेशन बनेगी दैट इज वैलिड फॉर दैट विल बी द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ऑफ 100th ऑर्डर। अब देख लो यहां पे क्या है, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने जा रहा हूं। मुझे क्या आ गया, शाबाश, ct टू द पावर 1 अपॉन ct टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन c नॉट टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू kt। अब देख लो यहां पे इसके बाद t का वैल्यू निकालो, शाबाश। सो t का वैल्यू क्या निकलेगा, t का वैल्यू यहां से निकलेगा 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के, 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के। मैंने इसको इस साइड किया डिवाइड, तो यहां पे क्या बचेगा अपना 1 अपॉन सी टी टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस 1। ये बन गया t का एक्सप्रेशन। सो दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर एवरी ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि ये तो मैंने यहां से निकाला। जब ये वैलिड है हर एक ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं, तो ये भी हर एक ऑर्डर के लिए वैलिड होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं होगा। अब जीरो ऑर्डर के लिए टाइम की इक्वेशन बोलो, टाइम की इक्वेशन क्या है जीरो ऑर्डर के लिए, t इज इक्वल सी नॉट माइनस सी टी अपॉन के। अगर आपको याद होगा जरा सब्स्टिट्यूट कर लो, तो t क्या निकलेगा, n का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर लो जीरो ऑर्डर के लिए, तो ये बनेगा 0 माइनस 1 इज माइनस 1, माइनस 1 इंटू के इज माइनस के इज इक्वल 1 अपॉन सी टी टू द पावर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर माइनस 1, क्योंकि n का वैल्यू 0, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1। अब तो t क्या आएगा, t आएगा माइनस 1 अपॉन के, माइनस 1 अपॉन के इंटू इसको ऊपर क्या लिखेंगे सी टी माइनस सी नॉट, क्योंकि ऊपर जाएगा तो सी टी, ऊपर जाएगा तो सी नॉट, माइनस से मल्टीप्लाई कर लो तो ये बनेगा 1 अपॉन के, माइनस अंदर लेंगे तो ये बनेगा माइनस सी टी माइनस माइनस प्लस सी नॉट, तो वही तो बन गया सी नॉट माइनस सी टी डिवाइडेड बाई के। हाँ, तो ये भी वैलिड है हर एक ऑर्डर के लिए, जो लेकिन किस ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जरा टाइम की एक्सप्रेशन, टाइम का जो मतलब ये तो जीरो ऑर्डर के लिए तो मुझे वैसे भी पता है, अब मुझे फिफ्थ ऑर्डर के लिए टाइम का एक्सप्रेशन निकालना है, या सेकंड ऑर्डर के लिए, फिफ्थ ऑर्डर के लिए निकालेंगे। आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इतना परसेंट रिएक्शन ऑफ ए फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर तो हमें आता है, फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन। अब फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन में टी का वैल्यू क्या आएगा, 1 अपॉन 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 तो 4k इंटू 1 अपॉन सी टी टू द पावर 5 माइनस 1 इज 4 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर 4, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां से t का वैल्यू निकलेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये निकला t का, ये निकला t, और अब t के बाद हम निकालेंगे क्या, k। t के बाद क्या निकालेंगे, k। अब क्या है, अब इस टाइम मैंने t को यहां पे रखा था, बाकी को डिवाइड किया था, अब k को यहां पे रखेंगे, बाकी को डिवाइड करेंगे। या यहां से भी आप देखोगे k को इस साइड लाएंगे, t आ जाएगा इस साइड, तो k का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू टी इंटू 1 अपॉन सी टी टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस 1। तो ये बनेगा एक्सप्रेशन फॉर k। सी टी भी निकला, सी टी भी निकला, कि t भी निकला और k भी निकला। तो these were some this was the integrated rate equation of, शाबाश, these were some equations जो हमने derive की from nth order reaction, और ये equations valid है for every order, लेकिन first order के लिए valid नहीं है। अभी भी मैं conclusion पे नहीं आया, मुझे क्या सिखाना है वो मैं अब देखूंगा, और जो मैं अब सिखाऊंगा वो सबसे ज़्यादा important है, जिसके लिए मैंने nth order start किया, और जिसके लिए मैंने nth ऑर्डर क्या किया स्टार्ट, जिसके लिए मैंने nth ऑर्डर क्या किया स्टार्ट, वो है हाफ लाइफ। वो है क्या, वो है हाफ लाइफ। अब मुझे क्या, अब टॉपिक का नाम क्या है, हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन, और यहां से आता है सवाल। तो ये दिखाने के लिए मैंने nth ऑर्डर रिएक्शन दिखाई, अदरवाइज वो nth ऑर्डर रिएक्शन आपको दिखेगी ही नहीं कहीं पे, ना एनसीईआरटी ने उसका जिक्र किया है, लेकिन यहां से सवाल आते हैं, तो इसलिए हम ये भी सीखेंगे हाफ लाइफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन। अब देख लो t का वैल्यू मुझे क्या आ गया, 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू के इंटू 1 अपॉन सी टी टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस 1। ये मतलब
चाक थोड़ा सा ये हाँ विजिबल है। तो t इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस वन इंटू के इंटू 1 अपॉन सी टी टू द पावर n माइनस वन अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन। अब देख लो मुझे ये भी तो पता है when t इज इक्वल t हाफ सी टी का वैल्यू होता है सी नॉट डिवाइडेड बाई 2। इतना तो एटलीस्ट मैंने सीखा है कि जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कंसंट्रेशन बचेगी, इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ कंसंट्रेशन बचेगी, तब टाइम कितना लगा होगा वहां तक पहुंचने के लिए, उसी को तो हम हाफ लाइफ बोलते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड टू द टाइम टेकन बाय रिएक्शन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज नोन एज हाफ लाइफ। तो अब यहां पे t के बदले क्या लिखेंगे, t हाफ, t के बदले क्या लिखेंगे, t हाफ। ये क्या बनेगा 1 अपॉन n माइनस वन इंटू के, वेरी गुड, इंटू 1 अपॉन सी टी के बदले क्या लिखेंगे, सी नॉट अपॉन 2 टू द पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन। मैंने क्या किया, सी टी के बदले लिखा सी नॉट अपॉन 2 और t के बदले लिखा t हाफ। अब t हाफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो आएगा 1 अपॉन n माइनस वन इंटू के, 1 अपॉन n माइनस वन इंटू के इंटू, शाबाश, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन अपॉन 2 टू द पावर n माइनस वन। मैंने अलग अलग लिखा, माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन, माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन, विजिबल। हाँ, अब देख लो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे लिखने की कोशिश करूंगा। अब देख लो टी हाफ का वैल्यू मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो टी हाफ का वैल्यू जो आएगा, शाबाश, टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस वन इंटू के, 1 अपॉन n माइनस वन इंटू के। यहाँ पे देख लो 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन अपॉन 2 टू द पावर n माइनस वन। इसको अगर ऊपर लाएंगे तो इसको रेसिप्रोकल होगा, तो रेसिप्रोकल होने के बाद ये क्या बनेगा 2 टू द पावर n माइनस वन अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन माइनस 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने बस इसको ऊपर, इसको रेसिप्रोकल किया। तो रेसिप्रोकल करने के बाद ये क्या बनेगा 2 टू द पावर n माइनस वन अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन। ये अब ऐसे ही जैसे ही था वो विजिबल है। हाँ, अब देख लो यहाँ पे मुझे टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा और टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा। इसको बाहर यहाँ पहले ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन n माइनस वन इंटू के इंटू, अब देख लो डिनोमिनेटर तो कॉमन है क्या, c टू द पावर n माइनस वन। तो न्यूमरेटर के बदले क्या आएगा 2 टू द पावर n माइनस वन माइनस वन। डिनोमिनेटर मैंने कॉमन लिखा एंड ऊपर आ गया 2 टू द पावर n माइनस वन माइनस वन। अब देख लो ये एंड ये बाहर निकालेंगे तो टी हाफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, टी हाफ का वैल्यू आ जाएगा 2 टू द पावर n माइनस वन माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू के, n माइनस वन इंटू के इंटू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन। मैंने इस चीज़ को बाहर निकाला तो यहाँ से निकला मुझे टी हाफ। और अब आगे और एक बात, बिफोर कि आप ये इस चीज़ को कॉपी करोगे, आप बस वो याद रख लो ये कहाँ से आ गया, ज़रूरी नहीं है ये याद रहता है, कोई परेशानी, ये याद नहीं भी रहता है कोई परेशानी नहीं, डेरिवेशन नहीं आती है कोई परेशानी नहीं, लेकिन इसको याद रखना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल एक आता है। वो सवाल है क्या, वो बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे बोलो ये किसके लिए वैलिड है। इट इज़ वैलिड फॉर एवरी ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ से ये बन गया, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड फॉर, दिस इज ऑल्सो valid for every order, valid for every order except, this is also valid for every order except first order, this is also valid for every order except first order। आप इसको कॉपी करोगे, this is also valid for every order except first order। तो t हाफ का वैल्यू क्या निकला 2 टू द पावर n माइनस वन माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू के इंटू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n minus 1. So this is valid for every order except first order. This is valid for every order except first order. अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा। सो टी हाफ का वैल्यू मुझे क्या आ गया, शाबाश, टी हाफ का वैल्यू मुझे क्या आ गया, टी हाफ का वैल्यू आ गया 2 टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू के इंटू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर n माइनस वन। ये निकला मुझे टी हाफ का वैल्यू। ये आप याद रखोगे, ये वैलिड है हर एक ऑर्डर के लिए, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। जैसे मैं क्रॉस चेक करूंगा आपके लिए, मैं क्रॉस चेक करूंगा टी हाफ
जीरो ऑर्डर के लिए निकालो। जीरो ऑर्डर के लिए मुझे पता है सी नॉट अपॉन 2k होता है, टी हाफ का वैल्यू सी नॉट अपॉन 2k होता है। अब देख लो 2 टू द पावर 0 माइनस वन अपॉन 0 माइनस वन इंटू के इंटू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर 0 माइनस वन। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर माइनस वन अपॉन माइनस के इंटू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर -1। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टू द पावर, ये आएगा 1/2 -1 अपॉन माइनस के इंटू सी नॉट, ऊपर बनेगा सी नॉट, ये -1 को ऊपर लाएंगे तो ये बनेगा सी नॉट। तो हाफ -1 इज -हाफ अपॉन माइनस के इज इक्वल इंटू सी नॉट। सो माइनस एंड माइनस कैंसल, सी नॉट वंस आर सी नॉट डिवाइडेड बाई 2k। तो देख लो एग्जैक्टली वही आ गया जो जीरो ऑर्डर का निकलता था। तो मुझे क्रॉस चेक करना भी जरूरी नहीं था, लेकिन इतना तो मैंने बोला कि दैट इट इज, शाबाश, दैट इट इज वैलिड फॉर एवरी ऑर्डर एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर। लाइक फॉर एग्जांपल आपको बोला जाएगा कि सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ निकालो। अब सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट के लिए क्या है सी नॉट अपॉन 2k, सॉरी जीरो के लिए क्या है सी नॉट अपॉन 2k, फर्स्ट के लिए क्या है 0.693 अपॉन k। अब हम सेकंड के लिए देखेंगे तो टी हाफ का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, 2 टू द पावर 2 माइनस वन अपॉन 2 माइनस वन इंटू के इंटू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर 2 माइनस वन, n का वैल्यू पुट किया 2। अब देख लो 2 टू द पावर 2 माइनस 1 इज 1, तो 2 टू द पावर 1 इज 2 माइनस 1 इज 1, 2 टू द पावर 2 माइनस 1 is 1 minus 1, so 2 minus 1 is 1 upon 1 minus 1, 2 minus 1 is 1, 1 into k is k into 1 upon c naught। तो ये बनेगा 1 upon c naught into k। ये याद रख लो कि शाबाश सेकंड ऑर्डर के लिए क्या होता है 1 upon c naught into k, 1 upon c naught into k। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना आएगा, हाँ, तो ये आएगा 2 टू द पावर 3 माइनस वन अपॉन 3 माइनस 1 इंटू के इंटू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर 3 माइनस 1। थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, 100th ऑर्डर, 500th ऑर्डर, 1000, मतलब n इज इक्वल 1000 का हाफ लाइफ निकालना है। तो आई होप आप लोगों को ये आएगा। तो दिस इज वैलिड फॉर एवरी ऑर्डर। तो आपको बोला जाएगा कैलकुलेट द हाफ लाइफ ऑफ 10th ऑर्डर रिएक्शन, तो n का वैल्यू 10 पुट कर लो, आपको जो हाफ लाइफ निकलेगी वही हाफ लाइफ होगी। अब लेकिन और एक चीज जो है वो मैं यहां पे ऐसे बोलूंगा। अब देख लो n का वैल्यू जो होता है, यहां पे देखोगे आप n का वैल्यू इज ऑर्डर तो कांस्टेंट होगा, या तो 0, फर्स्ट को छोड़ो, या तो 0, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 7, कुछ ना कुछ तो वैल्यू, n का वैल्यू तो फिक्स होगा। k तो वैसे भी रेट कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म जो है ये क्या है, ये कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन c नॉट टू द पावर n माइनस 1। t half is directly proportional to 1 upon c naught to the power n minus 1। अब देख लो this is also valid for every order except first order। फर्स्ट ऑर्डर के लिए वैलिड नहीं है। अब देख लो जीरो ऑर्डर के लिए t half is directly proportional to 1 upon c naught to the power 0 minus 1, n का वैल्यू 0, सो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन c नॉट टू द पावर माइनस 1। सो t हाफ जो होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नॉट, ये ऊपर चला जाएगा, वो तो मुझे वैसे भी पता है। जीरो ऑर्डर के लिए t हाफ क्या होता है c नॉट अपॉन 2k, सो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नॉट। अब देख लो यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो यहां पे मैं एक बात बोलूंगा, देखो when n is less than 1, अगर ऑर्डर 1 से छोटा मतलब 0, 1 से छोटा मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 0.95, 0.97, 0.99, एनीथिंग। 1 से छोटा इज -1, -2, -3, एनीथिंग। तो उस टाइम क्या है, उस टाइम t हाफ जो है, t हाफ जो है ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नॉट। यानी कि जितना c नॉट होगा, जितना c नॉट ज्यादा होगा उतना t हाफ भी ज्यादा होगा। लेकिन व्हेन n इज ग्रेटर देन 1, अगर n का वैल्यू बड़ा होगा, फॉर एग्जांपल 2 देख लो, t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, n का वैल्यू 2 डालेंगे तो c नॉट टू द पावर 2 माइनस 1, तो t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन c नॉट। तो 1 अपॉन c नॉट मतलब t हाफ जो होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन c नॉट। तो आप ये याद नहीं रखोगे, आप बस इतना याद रखोगे जो मैं लिखाने जा रहा हूं, फॉर सेकेंड ऑर्डर,
फॉर सेकेंड ऑर्डर टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नॉट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट, क्योंकि n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। फॉर थर्ड ऑर्डर, हाँ मुझे बोलो टी हाफ जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर 3 - 1 = 2, तो 1 अपॉन सी नॉट का स्क्वायर। फोर्थ ऑर्डर के लिए 1 अपॉन सी नॉट का क्यूब। 10th, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 9th ऑर्डर के लिए बोलूंगा टी हाफ, तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी नॉट टू द पावर 9 - 1 = 8। तो अगर n का वैल्यू ऑर्डर अगर 1 से बड़ा होगा तो जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी हाफ लाइफ कम होगी, और अगर ऑर्डर 1 से छोटा है जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी हाफ लाइफ भी क्या होगी, ज्यादा। तो इतना आप याद रखोगे। अब देख लो, मैंने अभी भी वो चीज जो मुझे चाहिए थी नहीं बोली, लेकिन हमने कुछ अच्छा सीखा यहाँ पे। अगर आपको याद होगा हम एक टॉपिक पढ़ते थे, हमने एक टॉपिक पढ़ा रेदर, वो टॉपिक था मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन। मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन हमने एक टॉपिक पढ़ा, जिस टॉपिक में हमने पढ़ा था मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन, हमने पढ़ा था जिस टॉपिक में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल रेट लॉ मेथड, इंस्टेंटेनियस रेट लॉ मेथड। ये दो मेथड हमने पढ़े थे। आज जो मैं तीसरा मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन में और एक मेथड पढ़ाने जा रहा हूं, मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन में और एक मेथड पढ़ाने जा रहा हूं। ये टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो इस टॉपिक में थर्ड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। थर्ड मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ये बस आप लिखोगे, यानी कि आपको बस ग्राफ दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ग्राफ से मुझे बोलो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है। लाइक फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है CT वर्सेस T का ग्राफ ऐसे दिया है। आप मुझे बोलो कि ऑर्डर क्या होगा। हमें पता है, मैं देखूंगा CT वर्सेस T का ग्राफ ऐसे कब आता था, किस ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए। मैं डायरेक्टली लिखूंगा n = 1, इसका ऑर्डर क्या होगा, 1। तो जो भी ग्राफ वो आपको ये गिवन होगा कि -dc/dt वर्सेस c³ का ग्राफ आ गया, ये मुझे बोलो ऑर्डर क्या होगा। अब देख लो, -dc/dt वर्सेस, अगर आपको याद होगा nth ऑर्डर में c⁴n हमेशा ग्राफ ऐसे होता है। अब n का वैल्यू देख लो, यहां पे क्या है c³, तो यहां पे क्या होता था c⁴n। अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो c, सेकंड ऑर्डर होता तो c², थर्ड ऑर्डर होता तो c³। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू निकलेगा 3, तो ऑर्डर क्या होगा 3। तो ग्राफिकल मेथड और एक मेथड है, यानी कि आपको डायरेक्टली वहां पे ग्राफ दिया जाएगा और हमने जो भी ग्राफ पढ़ा वो ग्राफ आपको गिवन होगा और आपको बोला जाएगा फ्रॉम द ग्राफ मुझे बोलो कि ऑर्डर क्या होगा। तो ग्राफ से भी हम ऑर्डर देख सकते हैं। और एक मेथड है, फोर्थ मेथड, जिसके लिए मैंने ये आज का टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट इज हाफ लाइफ मेथड। और एक मेथड है दैट इज हाफ लाइफ मेथड। और एक मेथड है दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ मेथड। अब देख लो, टी हाफ मैंने पढ़ा, टी हाफ की फॉर्मूला क्या है, टू या मुझे गिवन है कि यहां पे कंसंट्रेशन है C0, इनिशियल कंसंट्रेशन है, यहां पे मुझे गिवन है इनिशियल कंसंट्रेशन C0, और उस टाइम हाफ लाइफ जो है वो है फॉर एग्जांपल टी हाफ, या टी हाफ ऑफ 1, इसको बोलेंगे C0(1). अब मैंने क्या किया, मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज किया C0(2), और हाफ लाइफ भी चेंज हो रही है, हाफ लाइफ हो रहा है टी हाफ ऑफ 2, और आपको बताया जाता है फाइंड हाफ लाइफ। तो क्वेश्चन में मुझे क्या होगा, 2 इनिशियल कंसंट्रेशन या 3 या 4 या 5, मिनिमम 2 इनिशियल कंसंट्रेशन और 2 हाफ लाइफ्स गिवन होंगी। 2 इनिशियल कंसंट्रेशन और 2 हाफ लाइफ्स गिवन होंगी, और आपको बोला जाएगा कि ऑर्डर निकालो। अब देख लो, फर्स्ट ऑर्डर का मैं डायरेक्टली बोलूंगा। फर्स्ट ऑर्डर में मुझे पता है हाफ लाइफ, यहां पे मैं नोट में फिर से लिखूंगा हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
first order reaction is independent of initial concentration. It is independent of initial concentration C नॉट, यानी कि C नॉट कुछ भी हो हाफ लाइफ सेम रहेगी, हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में T हाफ का वैल्यू क्या होता है 0.693 अपॉन K, कहीं पे तो C नॉट है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कंसंट्रेशन चेंज करने पे अगर हाफ लाइफ सेम रह रही है तो ऑर्डर क्या होगा 1। अगेन रिपीटिंग, अगर कंसंट्रेशन में चेंज कर रहा हूं लेकिन हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही है तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा ऑर्डर इज इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि कंसंट्रेशन चेंज करने पे हाफ लाइफ कब चेंज नहीं होती है, कंसंट्रेशन चेंज करने पे हाफ लाइफ कब चेंज नहीं होती है, हाफ लाइफ कब होती है इंडिपेंडेंट ऑफ C नॉट, व्हेन द ऑर्डर इज 1, व्हेन द ऑर्डर इज 1 फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसलिए अगर कंसंट्रेशन अलग अलग और हाफ लाइफ क्या हो, हाफ लाइफ सेम हो तो ऑर्डर क्या होगा 1। लेकिन अब अगर कंसंट्रेशन भी अलग अलग, हाफ लाइफ भी अलग अलग, तो ऑर्डर कैसे निकालेंगे? हमारा मकसद, हमारा जो मेन मुद्दा है इस टाइम वो वही है, जो मेन मकसद मेरा इस टॉपिक को पढ़ाने का है वो यही है। क्या हम लोगों ने एक इक्वेशन अभी पढ़ी दैट T हाफ का वैल्यू होता है 2 to the power n minus 1 upon n minus 1 into K into 1 upon C naught to the power n minus 1। पढ़ा है? हाँ, ये चीज जो मैंने अभी पढ़ा है। अब देख लो, यहां पे मैं लिखूंगा T हाफ ऑफ 2 यानी कि सेकेंड हाफ लाइफ, तो यहां पे क्या आएगा C नॉट ऑफ 2। अब देख लो, मैं लिखूंगा T हाफ ऑफ 1, उसका वैल्यू क्या आएगा 2 to the power n minus 1 upon n minus 1 into K into 1 upon C naught of 1 to the power n minus 1। ये CO2 नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, ये C naught दैट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, C naught of 1 to the power n minus 1। मैंने बस क्या किया, हाफ लाइफ की फॉर्मूला लिखी। अब मैंने अगर C2 यहां पे C नॉट ऑफ 2 लिखा तो ये T हाफ ऑफ 2 बनेगा, अगर मैंने C नॉट ऑफ 1 लिखा तो ये T हाफ ऑफ 1 बनेगा। मैं दोनों को क्या करूंगा, डिवाइड। मैं करूंगा यहां पे T हाफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई T हाफ ऑफ 1, T हाफ ऑफ 2 डिवाइडेड बाई T हाफ ऑफ 1। अब देख लो, T हाफ ऑफ 2 के बदले क्या लिखेंगे 2 to the power n minus 1 अपॉन n minus 1 into K into 1 अपॉन C naught of 2 to the power n minus 1। ये किसके बदले लिखेंगे, T हाफ ऑफ 2 के बदले। T हाफ ऑफ 2 के बदले मैंने ये किया। अब डिवाइडेड बाई T हाफ ऑफ 1, T हाफ ऑफ 1 करेंगे तो इसके बदले क्या लिखेंगे 2 to the power n minus 1 -1 अपॉन n minus 1 into K into 1 अपॉन C naught of 1 to the power n minus 1। अब देख लो, ये पूरा कैंसल, ये पूरा एंड ये पूरा कैंसल। तो इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, शाबाश, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा T हाफ ऑफ 2 अपॉन T हाफ ऑफ 1, T हाफ ऑफ 2 अपॉन T हाफ ऑफ 1 किसके बराबर, हाँ, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन C नॉट ऑफ 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन C नॉट ऑफ 1 टू द पावर n माइनस 1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ T हाफ ऑफ 2 अपॉन, शाबाश, अपॉन T हाफ ऑफ 1, T half of 2 upon T half of 1 is equal 1 upon C naught of 2 to the power n minus 1 into, इसको ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बनेगा C naught of 1 to the power n minus 1, C naught of 1 to the power n minus 1 upon 1। तो T half of 2 upon T half of 1 किसके बराबर आएगा, C naught of 1 to the power n minus 1 upon C naught of 2 to the power n minus 1। फिलहाल आप इतना लिखोगे, मैं रिपीट करूंगा। हाँ, विजिबल सा आ रहा है। अब देख लो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला मेरे क्वेश्चन में इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट ऑफ 1 एंड हाफ लाइफ गिवन है T हाफ ऑफ 1, इनिशियल कंसंट्रेशन C नॉट ऑफ 2 एंड हाफ लाइफ गिवन है T हाफ ऑफ 2। मैंने क्या किया, T हाफ ऑफ 2 अपॉन T हाफ ऑफ 1। अगर आपको याद होगा, मुझे पहले मेथड में, डिफरेंशियल रेटला मेथड में C एंड रेट गिवन C1 R1 C2 R2, फिर मैं करता था R2 अपॉन R1। इस बार मैंने किया T हाफ ऑफ 2 अपॉन T हाफ ऑफ 1।
टी हाफ ऑफ टू की फॉर्मूला लगाई, टी टू द पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू के इंटू वन अपॉन सी नॉट ऑफ टू टू द पावर n। ये सी नॉट ऑफ टू क्यों? क्योंकि टी हाफ ऑफ टू, मतलब टी हाफ की फॉर्मूला तो इतनी है, लेकिन अगर ये टू तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन टू, ये वन तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन वन, तो इसकी फॉर्मूला भी लगाई, ये कैंसिल हुआ, तो टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन आ गया वन अपॉन सी नॉट ऑफ टू टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई वन अपॉन सी नॉट ऑफ वन टू द पावर n माइनस वन। अब मैंने इसको ऊपर लिया तो रेसिप्रोकल होगा, ये बनेगा सी नॉट ऑफ वन टू द पावर n माइनस वन अपॉन वन, तो यहां पे टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन, दिस इंटू वन इज सी नॉट ऑफ वन टू द पावर n माइनस वन, दिस इंटू वन इज, तो देख लो ऊपर टू अपॉन वन, यहां पे आ गया वन अपॉन टू, इस साइड टू अपॉन वन, टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन, इस साइड आ गया सी नॉट ऑफ वन अपॉन सी नॉट ऑफ टू। अब देख लो यहां पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे बोर्ड में डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर कभी फॉर्मूला याद नहीं रही तो डायरेक्टली फॉर्मूला में याद नहीं कराता हूं, हम हमेशा हर एक चीज को डिराइव करने की कोशिश करेंगे सच दैट पूरा क्लियर हो कि आता कहां से है। अब देख लो टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन, टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन, टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन, वो किसके बराबर आ गया? सी नॉट ऑफ वन अपॉन सी नॉट ऑफ टू। इसको मैं लिख सकता हूं होल टू द पावर n माइनस वन। मैंने क्या किया, इसको भी n माइनस वन, इसको भी n माइनस वन, मैंने लिखा होल टू द पावर n माइनस वन। मैंने आपको एक चीज बोली थी क्लास में, वो ये है कि जब भी वेरिएबल पावर में होगा तो सबसे इजिएस्ट मेथड होता है लॉग अप्लाई करना। मैं पढ़ क्या रहा हूं, मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन, तो मेथड्स ऑफ ऑर्डर डिटर्मिनेशन में मुझे निकालना क्या है, मुझे डिटरमाइन क्या करना है, ऑर्डर, तो ऑर्डर इज n, n कहां है, पावर में, तो ये निकालने के लिए मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग, शाबाश, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ, शाबाश, लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन, log of t half of 2 upon t half of 1 is equal to log of c naught of 1 upon c naught of 2 to the power n minus 1. Again, c naught of 2 is not carbon dioxide, it is initial concentration second, this is initial concentration first, यानी कि this is initial concentration when half life is t half of 1, this is initial concentration when half life is t half of 2. अब देख लो यहां पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, log ऑफ, शाबाश, टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन अपॉन टी हाफ ऑफ वन इज इक्वल टू log m टू द पावर n, ये बनेगा ना n माइनस वन log ऑफ सी नॉट ऑफ वन अपॉन सी नॉट ऑफ टू, log ऑफ m बाई n इस, यहां पे log ऑफ m बाई n को ऐसे ही रखा मैंने फिलहाल, log m टू द पावर n, log m टू द पावर n इज n log m, तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो बिकॉज log m into n, because log m to the power n is equal to n log m, m to the power n is equal to n log m, वो मैंने यूज किया। अब देख लो यहां पे n माइनस वन का वैल्यू निकलेगा, जरा n माइनस वन का वैल्यू निकालो, शाबाश, जरा n माइनस वन का वैल्यू निकालो, शाबाश, n माइनस वन का वैल्यू निकालेंगे तो n माइनस वन का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे n माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा, ये इस साइड लेंगे तो ये बनेगा log ऑफ t हाफ ऑफ टू अपॉन t हाफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय log ऑफ t हाफ ऑफ टू अपॉन t हाफ ऑफ वन, तो ये मल्टीप्लाई था, ये डिवाइड होगा, तो डिवाइड बाय क्या होगा, log ऑफ c नॉट ऑफ वन अपॉन c नॉट ऑफ टू, देख लो c नॉट ऑफ वन अपॉन, तो ये डिवाइड होगा log ऑफ t हाफ ऑफ टू अपॉन t हाफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय log ऑफ c नॉट ऑफ वन डिवाइडेड बाय c नॉट ऑफ टू। लेकिन मुझे चाहिए ऑर्डर n है कि n माइनस वन, n, तो n का वैल्यू क्या निकलेगा, n का वैल्यू निकलेगा log ऑफ t हाफ ऑफ टू डिवाइडेड बाई t हाफ ऑफ वन डिवाइडेड बाई log ऑफ c नॉट ऑफ वन डिवाइडेड बाई c नॉट ऑफ टू, और इस माइनस वन को उस साइड लेंगे तो बनेगा प्लस वन, और इस लिहाज से मुझे क्या निकलेगा, मतलब इस तरीके से मुझे क्या निकलेगा, मुझे निकला ऑर्डर। तो ऑर्डर की फॉर्मूला, अगर आपको डेरिवेशन में इंटरेस्ट नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ऑर्डर की फॉर्मूला फ्रॉम द हाफ लाइफ मेथड क्या है, log ऑफ टी हाफ ऑफ टू अपॉन टी हाफ ऑफ वन डिवाइडेड बाय, ऊपर टू अपॉन वन, नीचे है log ऑफ वन अपॉन टू, log ऑफ सी नॉट ऑफ वन अपॉन सी नॉट ऑफ टू प्लस वन। तो आप इस चीज को, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज की क्लास में हमने सीखा। अभी हम इस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये पूरा क्लियर होगा। तो n का वैल्यू मुझे निकला, मैं यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस करूंगा।
सो राइट डाउन द क्वेश्चन। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप क्वेश्चन को लिखोगे, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द ऑर्डर। क्वेश्चन इज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द ऑर्डर। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द ऑर्डर। आप लिखोगे फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑब्टेन द ऑर्डर। मैं डेटा लिख रहा हूं, ये है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये है टी हाफ। देख लो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 350, टी हाफ है 425। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 540, टी हाफ है 275। और एक वैल्यू दूंगा मैं, पहले लिखना, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 158, टी हाफ है 941, टी हाफ है 941। आपको यहां से निकालना है ऑर्डर, यहां से आपको निकालना है ऑर्डर। क्या निकालना है? ऑर्डर। अब देख लो यहां से ऑर्डर कैसे निकलेगा। यहां से ऑर्डर, मुझे यहां पे इसको हम मानेंगे C0 ऑफ 1, या ये पहली कॉन्सेंट्रेशन। एक चीज बिफोर कि मैं फॉर्मूला अप्लाई करूं, अब देख लो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, और हाफ लाइफ 941 से 425, 425 से, तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। C0 बढ़ने पे हाफ लाइफ कम हो रही है, मुझे ये दिखा। या फिर से रिपीट कर रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चीज अच्छे से सुनना, ये आपको काम आ जाएगा तब जब आपके पास एग्जाम में कम टाइम बचा होगा कैलकुलेशन के लिए, आपके पास टाइम बचा नहीं है, फिर भी आपको ये इजी, इससे आपको इजीली क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो पहला चीज जो है, पहला चीज इसको साइड में रखते हुए, इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज होने पे क्या हाफ लाइफ सेम रह रहा है? नहीं। तो अगर हाफ लाइफ सेम रहता तो क्या होता? ऑर्डर 1 होता, क्योंकि हाफ लाइफ सेम कब रहता है? इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने पे, व्हेन ऑर्डर इज 1, बिकॉज फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने पे क्या हाफ लाइफ चेंज हो रही है? हाँ। तो क्या हाफ लाइफ सेम रह रही है? नहीं। तो इसका मतलब है n का वैल्यू 1 नहीं होगा, ऑर्डर कभी भी 1 नहीं होगा। तो अगर यहां पे ये याद रखेंगे हम, ये 941, ये भी 941, ये भी 941, तो अगर ये एंड ये गिवन नहीं होता, ये एंड ये गिवन नहीं होता, तो इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करने पे हाफ लाइफ क्या था? सेम। तो अगर हाफ लाइफ सेम था तो ऑर्डर क्या होता? 1। लेकिन इस टाइम हाफ लाइफ सेम नहीं है। अब देख लो दूसरा चीज, तो ऑप्शन में जो 1 है उसको क्रॉस मारेंगे। अब देख लो सेकंड थिंग, इनिशियल कंसंट्रेशन 158 से 350, 350 से 540, तो इस डायरेक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन जितना इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रही है उतना हाफ लाइफ, देखो ये यहां से यहां बढ़ा, ये यहां से यहां हो गया कम, ये यहां से यहां बढ़ा, ये यहां से यहां हो गया कम। तो इसका मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ रही है, हाफ लाइफ कम हो रही है। तो क्या उसका मतलब ये है, क्या हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन है? क्या हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में इनवर्स रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है? इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ने पे हाफ लाइफ होती है कम, तो इनवर्स रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन कब होती है? डायरेक्ट रिलेशन तब होती है जब ऑर्डर इज लेस देन 1। अभी तो मैंने बोला था स्टार्ट में ही, व्हेन द ऑर्डर इज लेस देन 1, तब होती है डायरेक्ट रिलेशन। तो इसका मतलब क्या है? यहां पे डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो n लेस देन 1 के लिए ये एप्लीकेबल है, n ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसा कुछ एप्लीकेबल था। अब देख लो यहां पे ये है, तो ऑर्डर होगा ग्रेटर देन 1, 1 नहीं है, 1 से छोटा भी नहीं है, 1 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या है? 3 ऑप्शन पहले ही आउट हो जाएंगे, बचेगा एक ऑप्शन, वही आपका आंसर है। लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे? हम फिर भी इसको अच्छे तरीके से समझेंगे, हम इसको ये फॉर्मूला अप्लाई करके क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आई होप ये चीज जो है ये आपको समझ में आ गया। अब देख लो यहां पे मैं क्या करूंगा? मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, तो अप्लाई कर लो। यहां पे t हाफ ऑफ 2 अपॉन t हाफ ऑफ 1। सर मुझे तो 3 t हाफ क्यों है? कोई परेशानी नहीं, कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। कोई ये 2 सिलेक्ट करेगा अपनी मर्जी, कोई ये 2 सिलेक्ट करेगा अपनी मर्जी, कोई ये 2 सिलेक्ट करेगा अपनी मर्जी, जो मतलब मर्जी है वो सिलेक्ट कर लो। अब देख लो मैं सिलेक्ट करूंगा पहले 2, तो मैं सिलेक्ट करूंगा पहले 2। आप क्रॉस चेक करने के लिए दूसरे 2 सिलेक्ट करोगे या पहला एंड तीसरा सिलेक्ट करोगे, तो n का वैल्यू आएगा log ऑफ t हाफ ऑफ 2, तो ये इसको मानेंगे C0 ऑफ 1, ये बनेगा t हाफ ऑफ 1, इसको मानेंगे C0 ऑफ 2, ये बनेगा t हाफ ऑफ 2। अब क्या है? t हाफ ऑफ 2 अपॉन t हाफ ऑफ 1, तो ये आएगा 425 अपॉन 941 डिवाइडेड बाई log ऑफ, देख लो
अब नीचे क्या आ जाएगा, सी नॉट ऑफ 1, यहां पे आ गया 2/1, यहां पे आएगा सी नॉट ऑफ 1/2, सी नॉट ऑफ 1 क्या है 158 अपॉन सी नॉट ऑफ 2 क्या है 350, और फॉर्मूला में क्या है +1। आप देख लो ये एंड ये कैंसिल होगा, आप कैलकुलेटर यूज करना, मुझे पता है, तो ऑर्डर आ जाएगा 1 + 1 = 2, सो इसका ऑर्डर आएगा 2। तो आपकी अपनी मर्जी है, जो भी कोई भी दो सिलेक्ट करके आप ऑर्डर निकालोगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आ गया, इसको अच्छे से देखना, इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हाफ लाइफ है, तो हाफ लाइफ के बाद जो भी मैंने सिखाया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के क्लास में इतना ही।